हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तक अपन ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। आज हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। तो अपना फ्लो अगर आप समझो तो अपन ने एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड उठा रखे हैं। हमने देखा एसेट का मतलब क्या है, भविष्य के बेनिफिट। यदि आप कोई आज खर्चा करते हो जिससे फ्यूचर के बेनिफिट हो सकते हैं तो वो क्या होती है, आपकी एसेट होती है। उसको आप आज कंट्रोल कर रहे हो, उस एसेट को आप आज कंट्रोल करते हो जिससे भविष्य के बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो आपकी एसेट होती है। हमने देखा इन्वेंट्री, फिर हमने कहा वो आइटम जिनको आप टच कर सकते हो, टैंजिबल, जो पीपी में कवर हो गई। फिर हमने कहा कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन उनसे भी बेनिफिट आते हैं, वो आपकी क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर। अब जो हमने इतनी चर्चाएं करी, बेनिफिट की बेनिफिट की बेनिफिट की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने मैंने यहां पे एक एसेट परचेज करा, मैंने यहाँ पे एक एसेट को परचेज करा। अब जब मैंने उसको परचेज करा तो मेरे को क्या दिख रहा था, मेरे को भविष्य के बेनिफिट दिख रहे थे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाई दे रहे थे कि हाँ भाई मेरे को भविष्य में बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। हेंस मैंने उसको एसेट दिखा दिया। भाई जब चीजें आगे बढ़ी, वक्त बढ़ा, समय तो आगे बढ़ता ही रहता है, समय आगे बढ़ा और अब 3 सालों के बाद, आफ्टर 3 ईयर या एन नंबर ऑफ ईयर, आफ्टर 3 ईयर मुझे ऐसा लगा, ध्यान देना, लगना जरूरी है, मुझे ऐसा लगा कि अब इस एसेट से उतने बेनिफिट नहीं आ पाएंगे जितने बेनिफिट आ सकते थे, उतने बेनिफिट नहीं आ पाएंगे जितने बेनिफिट आ सकते थे। मुझे क्या लगा, बेनिफिट विल नॉट अकर इन फ्यूचर फ्रॉम यूज द यूसेज ऑफ दिस एसेट। एसेट का इस्तेमाल करके मेरे को अब वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जिन बेनिफिट को मद्देनजर रख के मैंने ये एसेट दिखाई थी। ठीक बात है। तो आपको सबसे पहले तो आपको लगना जरूरी है, और क्या लगना जरूरी है कि आपको इस एसेट से वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो आपने बेनिफिट यहां पे सोचे। तो आपको एसेट से बेनिफिट मिलते हैं एसेट को यूज करके। क्या करके? एसेट को यूज करके। जब आप एसेट को यूज की बात करते हो तो आप एसेट का यूज दो तरीके से कर सकते हो, मतलब एसेट से बेनिफिट दो तरीके से डिराइव कर सकते हो। नंबर वन, उसका एक्चुअल यूज करके। सर एक्चुअल यूज मतलब जैसे मान लो मैंने ये कैमरा खरीद रखा है, मैंने ये सोचा था कि कैमरा खरीदेंगे, क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे, क्लासेस बेचेंगे, बेनिफिट आएगा, कैमरे को एसेट के दिखा दिया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि क्लासेस तो बिक ही नहीं रही, ऐसी की तैसी नुकसान हो गया। तो अब मैं इस कैमरे का क्या क्या यूज कर सकता हूँ? एक तो मैं एक्चुअल यूज कर सकता हूँ, एक्चुअल मतलब कि क्लासेस रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मैं अभी भी इसको ये सोच के कि कोई नहीं आज नहीं बिक रही तो फ्यूचर में बिक जाएंगी। नंबर दो, मैं सोचूं ऐसी की तैसी गई कैमरे की, मैं कैमरा को बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। और कोई तीसरा यूज नहीं है कैमरे से बेनिफिट निकालने का। पहला क्या है कि इसको इस्तेमाल कर लिया जाए और इस्तेमाल करके जो पैसा आएगा वो मेरा बेनिफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली यही मैंने बेनिफिट यहाँ रिकॉग्नाइज कर रखा, तो यहाँ सोचा था। तीसरा क्या है, नई बिक्री। दूसरा क्या है, नई बिक्री क्लासेस तो ऐसी की तैसी जाए कैमरे की, इसको बेचो और अपने पैसे रिकवर करो। तो यानी कि मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो मुझे जरा बताओ, आप कौन सा बेनिफिट यूज मुझे एडवाइस करोगे? मैंने आपको बोला मेरे को ऐसा लगता है कि अभी नहीं बिक रही, लेकिन आगे जाके क्लासेस से मेरे को 10 लाख रुपए की इनकम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं कैमरा अभी बेच देता हूं तो मेरे को सिर्फ 50,000 रुपए, चलो 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। मुझे आप बताओ, आप मुझे क्या एडवाइस करोगे कि मेरे को क्या कैमरे का यूज ही करना चाहिए या उसे अभी बेच देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ भले ही अभी क्लासेस नहीं बिक रही लेकिन भविष्य में बिक जाएंगी। मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास है, ईश्वर पे भी इतना विश्वास है, हमने प्रोजेक्शन करी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विश्वास है क्लासेस बिक जाएंगी, 10 लाख रुपए तक का रेवेन्यू आ जाएगा।
और सेल अगर मैं कर दूं कैमरे को तो वो 1 लाख रुपए का बिकेगा। तो आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मुझे बताओ, आप मुझे क्या एडवाइस करते हो? सभी लोग कह रहे हैं कि हम आपको कहेंगे कि एक्चुअल यूज करो। सभी लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल यूज करो, इसका मतलब आप इनका लिए मुझे क्या कह रहे हो? विच एवर इज हायर। सर जो जोन से भी यूज से ज्यादा बेनिफिट हो वो यूज करो। अगर आपको लगता है कि यूज करके बेनिफिट ज्यादा है तो यूज करो। अगर आपको लगता है कि बेच के बेनिफिट ज्यादा है तो बेच दो। अगर आपको मैं 10 लाख की जगह यहाँ 20,000 दे देता तो आप कहते सर बेच दो, क्योंकि 20,000 रुपए के थोड़ा ना बेटर हो गए, लाख रुपए अभी आ रहे हैं तो कमाओ, क्या दिक्कत है? तो यानी कि आप क्या कहते हो? एक्चुअल यूज और सेल विच एवर इज हायर आप लेते हो एसेट के बेनिफिट। भाई यही तो तरीका होगा, और क्या तरीका होगा? आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो। सभी लोग कह रहे हैं हाँ यही तरीका होगा। इस एक्चुअल यूज को हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज। इसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? नेट सेलिंग। जो भी हायर अमाउंट निकल करके आता है उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया? देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, ये आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने डे वन पे एसेट को रिकॉग्नाइज करा था, जब मैंने डे वन पे एसेट को रिकॉग्नाइज करा, या जब मैं एसेट को खरीदने गया, एसेट मतलब कैमरे को खरीदने गया, को परचेज करने गया, तो उसने मुझे कैमरे की कॉस्ट बताई थी 1.5 लाख रुपए। और मैंने अंदाजा लगाया, एस्टिमेट लगाया, अंदाजा अंदाजा लगाया कि इस कैमरे से मुझे 20 लाख रुपए का रेवेन्यू हो जाएगा क्लासेस बेच के। तो मुझे बताओ मैंने एसेट को किस पे रिकॉग्नाइज करा था? मैंने सर कॉस्ट प्राइस पे रिकॉग्नाइज करा था। याद करो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, आपने कॉस्ट पे एसेट को रिकॉग्नाइज करा था। हाँ सर, आपने 20 लाख रुपए पे नहीं करा था। जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं आपने उस पे नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने रोक दिया था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ये फ्यूचर के प्रॉफिट हैं, फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना अनलेस अर्नड, जब तक कि वो अर्नड ना हो जाए। यही बोलता है। हाँ सर यही बोलता है। तो मुझे जरा बताओ, मैंने 1.5 लाख का कैमरा खरीदा और 20 लाख रुपए का बेनिफिट जनरेट कर जाऊंगा, तो 18.5 लाख रुपए, ₹18,50,000 का मुझे बेनिफिट मोटा मोटा हो गया। यस सर हो गया। लेकिन आप इस बेनिफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट अभी आपने अर्न नहीं करा है। ये बेनिफिट जब तक आप अर्न नहीं कर लेते, मतलब मैं एक्चुअली में 20 लाख की क्लास में नहीं बेच देता, तब तक 18,50,000 मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और मैं एसेट को 1.5 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्योंकि 20 लाख रुपए का अगर मैं रेवेन्यू जनरेट करा रहा हूँ, करवा पाऊंगा, तो यानी कि 1.5 लाख तो पक्का पक्का से रिकवर हो ही जाएंगे ना। तभी तो 18,50,000 रुपए का बेनिफिट होगा। आपको मेरी बात समझ में आती है? मैंने आपको कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपए का कैमरा खरीदा, अभी मैं दुकान पे खड़ा हूँ और मैं दुकान वाले से बात कर रहा हूँ कितने का कैमरा है। उसने मुझे बोला 1.5 लाख रुपए का कैमरा है। मैं जाके कैलकुलेशन करने लगा, मैंने कहा 1.5 लाख का कैमरा है, इतने बच्चे फलाना ढिमका को मल्टीप्लाई बाय दिस, जो आप लोग करते हो हमारे लिए, मैंने वो खुद करा अपने लिए और निकाला कि हाँ 20 लाख रुपए की क्लासेस मेरी बिक जाएंगी। तो मेरे दिमाग में तुरंत 18.5 लाख रुपए खटक गए। मैंने कहा हाँ मतलब इसका बेनिफिट हो जाए। बट क्या ये बेनिफिट अर्न हो गया? नहीं, ये बेनिफिट अर्न नहीं हुआ। क्योंकि ये बेनिफिट अर्न नहीं हुआ तो इसलिए ये रियल बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है मेरा। और सपने का बेनिफिट को आप शेयर होल्डर को नहीं दिखा सकते। आप सपने शेयर होल्डर को नहीं दिखा सकते, शेयर होल्डर को फैक्ट दिखाने होते हैं। तो फैक्ट ये कब बनेगा?
जब मैं एक्चुअली में 20 लाख की क्लासेस जो है वो बेच दूंगा। फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं 20 लाख रुपए की क्लासेस बेचने का दम रखता हूं तो 1.5 लाख रुपए तो रिकवर हो ही गए ना, तभी तो 18,50,000 दिखे। तो मैंने कहा इसका मतलब 1.5 लाख रुपए मैं रिकवर करा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इतने रुपए मैं रिकवर कर लूंगा एसेट से। एसेट से मतलब क्या है, वही एसेट के दो यूज, सेल या तो सेल या फिर एक्चुअल यूज। तो भाई या तो मेरे को मतलब मैं एसेट को एक्चुअल इस्तेमाल करके 20 लाख रुपए कमा लूंगा, तो यानी कि 1.5 लाख रिकवर कर जाऊंगा। तो इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपए अपनी एसेट में दिखा दिए शेयर होल्डर को बताने के लिए कि हे शेयर होल्डर, जो तुम्हें मेरी बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को इस एसेट से मिनिमम इतने का बेनिफिट होगा ही होगा, इतने रुपए तो मेरे पास आ ही जाएंगे, वही मेरी एसेट की वैल्यू आ रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? उतनी ही वैल्यू आपकी एसेट की आ रही है जितना बेनिफिट आपको लगता है कि हो जाएगा, बट कॉस्ट से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन कॉस्ट, क्योंकि आप कॉस्ट से ऊपर वाले सारे बेनिफिट आपके लिए अनरियल हैं। एक बार रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करा लो। मैंने आपको कहा कि मैं एसेट को देखने गया, एसेट कितने की थी, 1.5 लाख रुपए की एसेट थी। मैंने हिसाब लगाया कि इस एसेट से मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट हो जाएगा, मैं 20 लाख रुपए की क्लासें बेच दूंगा, और अगर इसको अभी कैमरे को खरीद के बेचूं तो 1 लाख का बिकेगा। तो विच एवर इज हायर, मैंने कहा 20 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। बट ये क्या बेनिफिट, रियल बेनिफिट हो गया? नहीं सर, ये रियल बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये तो अनरियल है। अनरियल को स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मना करता है। फिर कहाँ लिखा है, फ्रेमवर्क के अंदर लिखा है। जब आप फ्रेमवर्क पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी हमने समझा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करते हुए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है। उसी कंसेप्ट का ध्यान में रखते हुए हमने इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करा, उस रेवेन्यू को हमने रिकॉग्नाइज नहीं करा, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कैमरा लिया और मैं आ गया। कैमरा कितने का पड़ा, 1.5 लाख रुपए का मुझे कैमरा पड़ा, उसकी कॉस्ट प्राइस। मैं मनी मन मुस्कुरा रहा हूँ कि जब ये कैमरे से क्लासें बिकेंगी तो 18.5 लाख रुपए का फायदा होगा। मुझे बताओ 18.5 लाख रुपए का फायदा निकला कैसे, 20 लाख माइनस 1,50,000। तो यानी कि जब मेरी पहली क्लास बिकी तो मैंने कहा मान लो 50,000 की बिकी, तो मैंने कहा कैमरे का 50,000 आ गया। फिर अगली 50 की बिकी, मैंने कहा कैमरे का 1 लाख आ गया। फिर अगली 50 बिकी, मैंने कहा पूरे के पूरे कैमरे के पैसे रिकवर हो गए। अब बाकी के पैसे क्या है, प्रॉफिट है, 18,50,000 जब आगे की क्लासेस बिकेंगी। तो इसका मतलब इस 20 लाख की क्लासेस बिकने में मेरी 1.5 लाख की कॉस्ट रिकवर हो रही है, इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए तक को दिखा सकता हूँ। 1.5 लाख से ऊपर क्यों नहीं दिखा सकता, इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बेनिफिट अभी एक्चुअली में कमाया ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एसेट को कॉस्ट से ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। ऑब्वियसली कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने यूज कर लिया उतनी की कॉस्ट एसेट की, तो उससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। अब जब आपको 3 सालों के बाद ये समझ में आया कि साहब बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, बेनिफिट 20 लाख नहीं मिलेगा, बेनिफिट तो काफी कम मिलेगा, तो आपने क्या निकाला कि हम कितना रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को, हम कितना रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को। फिर आप चेक करोगे कि मेरी एसेट जो बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, बैलेंस शीट में आने को क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू। जो उसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है, लेट्स से मेरी कैरिंग वैल्यू एसेट की डेट, अब ये 10 लाख की जगह मैं ना एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 50,000, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 50,000 और सेल का ले रहा हूँ 10,000। ठीक है, तो विच एवर इज हायर कितना आ गया, विच एवर इज हायर हो गया 50,000। और लेट सपोज मेरी एसेट की वैल्यू आ रही है 1,20,000, कैमरे की वैल्यू मेरी किताबों में कितनी आ रही है, 1,20,000 की मेरी वैल्यू आ रही है। और अब मुझे लगा कि भाई चीजें बदल गई हैं, क्लासें नहीं बिक रही, 50,000 रुपए ही रिकवर कर पाऊंगा। तो बताओ क्या एसेट को बैलेंस शीट में 1,20 का दिखाना चाहिए या 50 का दिखाना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं लॉस अनरियल है, बिल्कुल सही बात है, लॉस अनरियल है। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट यही कहता है, अनरियल गेन को मत दिखाओ, लेकिन अनरियल लॉसेस को दिखाओ। वो सपना जिससे मुस्कुराहट आएगी, वो सपना जिससे खुशी मिलेगी, उसे मत दिखाओ। लेकिन वो सपना जो आपको दहका देगा, जो आपकी नींदें उड़ा देगा, उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ।
आपको लग रहा है भाई 1,20,000 यानी कि अभी बस 30,000 की ही एसेट का इस्तेमाल हुआ है और बेच बाच के इसको यूज करके सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे, तो इसका मतलब है 70,000 का आपको नुकसान हो गया। ये नुकसान आपको प्रूडेंस की वजह से ही दिखाना पड़ेगा। तो ये किस नाम से दिखाओगे? इस लॉस को आप बोलते हो इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलते हो? इम्पेयरमेंट लॉस। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, आपको वो फील आ रही होगी कि इम्पेयरमेंट होता क्या है। क्योंकि मैं ना आपको सीधा रट्टे नहीं लगवाना चाहता कि भाई साहब ये दोनों अमाउंट देखना, हायर देखना, रिकवरेबल आ जाएगा, फलाना कर देना, हो जाएगा आपका काम। आई वॉन्ट टू गिव यू फील, ताकि आपको ये कभी लगे ही ना कि पेपर से 1.5 दिन पहले अगर मैं ये देख के नहीं गया कि हायर था या लोअर था, तो मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगा। आपको वो समस्या ही खत्म हो जाए, आपको अंदर से आवाज आएगी कि लोअर लेना है या हायर लेना है। आओ जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। A Limited buys an asset worth rupees 2 lakh. Depreciation on SLM basis and life of asset 10 years. After 6 years, its recoverable amount equal to 80,000. जो था ट्रीटमेंट बतानी है। तो आओ जरा सॉल्यूशन। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जब एसेट परचेज करते हैं क्या हमें दुकान पे खड़े होकर सपना देखना जरूरी है? और अगर एसेट को परचेज करते वक्त लगे कि हमें तो बेनिफिट होगा ही नहीं, तो क्या हम उस एसेट में तब भी लॉस बुक करेंगे या नहीं? वेरी गुड मेरे बच्चे, अगर आप दुकान पे खड़े होके एसेट को खरीदते वक्त ये सपना देख रहे हो कि भाई साहब बेनिफिट होगा ही नहीं, तो फिर आप एसेट खरीदोगे ही क्यों? सवाल तो ये है ना, आप एसेट खरीद के ही नहीं लाओगे फिर। अगर मेरे को 1.5 लाख का कैमरा लेते हुए लगेगा कि भाई क्लासेस बिकेंगी ही नहीं, क्लासेस मात्र 20,000 की बिकेंगी, तो मैं 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ही क्यों करूंगा? लेकिन अगर फिर भी मैंने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यस इंपेयरमेंट लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है। ये है डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए। एसेट की लाइफ कितनी थी? 10 ईयर। एसेट पे डेप्रीसिएशन कितना था? 20,000 पर एनम का डेप्रीसिएशन था। फिर 6 सालों का डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? पहले साल 20,000, दूसरे साल फिर से 20,000, तीसरे साल भी 20,000, चौथे साल भी 20,000, पांचवें साल भी 20,000 और छठे साल भी 20,000। बताओ यहाँ पे बुक वैल्यू एसेट की कितनी आएगी? तो 6 दूनी 12, 20, या फिर 18। बुक वैल्यू आएगी 2 लाख माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 80,000। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट आपको लगता है भाई सिर्फ 50,000 ही आपको बनेगा।
तो आपके लिए इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 30,000। इस 30,000 से आप अपनी एसेट को कम कर दोगे, एंट्री वेंट्री सिखाएंगे, पहले इम्पेयरमेंट लॉस समझ लो। आप इस 30,000 से अपनी एसेट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। एक बच्चा कह रहा है AS 26 में जब हम अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट पे लेके जाते थे तो भी हम इम्पेयरमेंट बुक करते थे, वो जो हम कवरेबल अमाउंट निकालते थे वो क्या वैल्यू था, हाँ वो वैल्यू इन यूज था। जो आप AS 26 में निकालते हैं ना, अभी अभी हमने क्वेश्चन भी करे थे जिसके अंदर फ्यूचर के बेनिफिट दे रखे थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करी थी, वो क्या था, उस इंटेंजिबल को यूज करके क्या बेनिफिट होगा, उस इंटेंजिबल को यूज करके कितना बेनिफिट होगा, वो था। देयरफॉर वो क्या था, इम्पेयरमेंट था। अगर वही मैं आपको दोनों चीजें बोल देता कि यूज करके इतना होगा और बेच के इतना होगा, तो आप क्या लेते, हायर लेते, एवरेज हायर लेते। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया आपका 30,000। एनीवे एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज एन एसेट ₹4, 5 lakh, depreciate SLM basis, life 10 years, after 5 years A limited reassess future economic benefit of asset, future economic benefit of asset, and determine value in use equal to fees 2 lakh, net selling price is equal to rupees 1.5 lakh, cost to sell the asset is 5%. Determine impairment. Solution, cost of asset 5 lakh, लाइफ कितनी है, लाइफ है 10 years, डेप्रीसिएशन कितना हो गया 30,000 का, बुक वैल्यू, जैसे बुक वैल्यू कितनी होगी या फिर कैरिंग अमाउंट कितना होगा, कैरिंग अमाउंट होगा 5 लाख की एसेट माइनस 50,000 का डेप्रीसिएशन है, और कितने सालों का है, आफ्टर 5 ईयर बोली गई है, तो 5 सालों का डेप्रीसिएशन तक गया होगा। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा ₹2,50,000। फिर इस कैरिंग वैल्यू में से आप चेक करोगे रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट आप चेक करोगे, उसके लिए क्या, या तो यूज करके देखेंगे, वैल्यू इन यूज, यूज करके देखोगे तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए कमा पाओगे। और अगर बेच दोगे, नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बेच के 1.5 लाख मिलेंगे, लेकिन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी, कॉस्ट टू सेल कितना है 5%, तो 1.5 लाख का 5% आपको कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, 7,500। तो 1.5 लाख माइनस 7,500
142,500 रुपीज, 142,500, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा हम तो वही काम करेंगे भाई, जो भी लोअर होगा या तो 2 लाख या 1,42,500, जिसमें भी हमें कम पैसे मिलेंगे हम वही तो चीज चूज करेंगे। हम अपना बेनिफिट क्यों कराएंगे, हम तो दूसरे का बेनिफिट कराने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम अपना बेनिफिट क्यों कराएंगे, हम लोअर चुनेंगे। बताओ सभी लोग, 1,42,500 लोअर रिकवरेबल अमाउंट आएगा और 2.5 लाख माइनस 1,42,500 आपका इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। दो बच्चों ने बोला हाँ 1,42,500 आएगा, वेरी गुड। आप ही लोग होगे जो अपने क्लाइंट का सिर्फ नुकसान ही कराओगे, ठीक है, फीस लोगे नहीं, उसे फीस देना, उसे जाके फीस देना। जब क्लाइंट की आईटीआर भरोगे ना तो क्या करना, उसकी आईटीआर भर के उसकी जीएसटी रिटर्न करके उसके इंड एस के कंप्लायंसेस देख के उसको कहना ये लो तुम्हारी आईटीआर, जीएसटी रिटर्न, बैलेंस शीट, और ये हमारी जेब से ऑडिट फीस भी पकड़ो, यही बोलना उसको जाके, ठीक है। विच एवरेज हायर होगा, भाई ज्यादा बेनिफिट किस में मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट जिसमें मिलेगा वो काम करोगे ना। अगर एसेट को इस्तेमाल करोगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, अभी बेच दोगे तो 1,42,500 मिलेगा, तो इस्तेमाल करो। तो विच एवरेज हायर, विच एवरेज हायर आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपए, यहाँ कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया आपका 50,000 रुपीज। क्या हो गया, 50,000 रुपीज आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया, क्योंकि आपकी एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है वो ज्यादा है और आपको जो बेनिफिट हो सकता है मैक्सिमम वो कम है। तो ये जो अनरियल लॉस है वो क्या है, इंपेयरमेंट लॉस। एक और एग्जांपल करो, सपोज above example book value same and value in use is rupees 3 lakh, NSP रुपीज 1.5 लाख, determine impairment सॉल्यूशन। तो मुझे जरा बताओ बुक वैल्यू कितनी एसेट की, सर बुक वैल्यू है 2.5 लाख रुपए और रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट होता है वैल्यू इन यूज जो कि है 3 लाख रुपए, और एक है नेट सेलिंग प्राइस जो कि है 1.5 लाख रुपए। विच एवरेज हायर, हायर क्या हो गया 1 लाख रुपए, तो सर इंपेयरमेंट गेन हो गया ये तो। 2.5 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू आ रही है और बेनिफिट हमें 3 लाख का हो सकता है, तो 50,000 रुपए का इंपेयरमेंट गेन हो गया। हाँ इंपेयरमेंट गेन हो गया, तो सर इसको तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हाँ करो करो रिकॉग्नाइज करो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट गया छोले भटूरे खाने, है ना। तो ये जो गेन हुआ है ये अनरियल गेन है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना है, इंपेयरमेंट लॉस 0। अगर कोई पूछ ले शादी ब्याह में कि क्यों नहीं कर रहे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज, तो उसके आगे गाने मत गाने लग जाना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 ने बताया ही नहीं है लॉस के उल्टे के केस में क्या करेंगे। या कई लोग तो बोलने लग जाते हैं कि इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं, इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं। यू शुड नो द लॉजिक कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सब चीजें बेसिक से चलती आ रही हैं, बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो चीजों में कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो इंपेयरमेंट लॉस क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अनरियल गेन को थोड़ा ना रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो इसलिए इंपेयरमेंट लॉस वर्ड ही क्या है, इंपेयरमेंट लॉस, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, देयर इज
नो इम्पेयरमेंट लॉस। आगे पढ़ो, एक और एग्जांपल। सपोज above example book value is same and value in use is rupees 5 lakh, but NS not given, NSP not given। तो क्या सॉल्यूशन करोगे? सॉल्यूशन अजम्पशन, बताओ जी। अजम्पशन ले लेंगे कि सर एनएसपी जीरो है, हम ये अजम्पशन ले लेंगे कि एनएसपी जीरो है। एक बच्चा कह रहा है कि हम लिख देंगे वी डिक्लेयर दैट ICAI has asked wrong question, therefore full marks should be awarded। इसमें कितने नंबर मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे जीरो, इसमें कितने मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे जीरो। तो सर फिर क्या करें? फिर लगाना होता है दिमाग। मुझे जरा एक बात बताओ, बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है? सर बुक वैल्यू ऑफ एसेट है 5 लाख रुपए की, नहीं 2.5 लाख रुपए की। भाई साहब 2.5 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू है और वैल्यू इन यूज कितना है? 5 लाख रुपए। तो बेचने का सवाल ही क्यों आएगा? जितने की वैल्यू है, एसेट की बुक वैल्यू है, जितने की एसेट की बुक वैल्यू है, उससे ज्यादा का बेनिफिट आपको एसेट को इस्तेमाल करके हो रहा है, तो आप बेचोगे ही क्यों? इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही क्यों? मेरे को जरा एक बात बताओ ना, ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है। भाई साहब मेरी बुक वैल्यू 2.5 लाख रुपए है और एसेट को इस्तेमाल करके 5 लाख रुपए कमा लूंगा, तो क्या इंपेयरमेंट तो हुआ ही ना? फिर इंपेयरमेंट कहाँ हुआ? इंपेयरमेंट तो तब होता जब वैल्यू इन यूज इससे कम होती। तो मैं कहता अगर एनएसपी नहीं गिवन तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के अंदर कुछ दिक्कत है, एनएसपी को जीरो मान लो, तो मैं कह सकता था। लेकिन यहाँ पे आप जीरो नहीं मान सकते ना, यहाँ आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। भाई हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी एसेट की बुक वैल्यू है, यदि वो कम आ रही होती है उसके रिकवरेबल अमाउंट से। अब जो रट्टे वाले होते हैं वो कैसे सोचेंगे? वो सोचेंगे जो भी आपकी इंपेयरमेंट का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट अगर कम आ रहा होता है उसके रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर इंपेयरमेंट होता है। कैरिंग अमाउंट देखो ना, कैरिंग अमाउंट कम आ रहा होता है, सॉरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रहा होता है, मैं उल्टा बोल गया। देखो कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रहा होता है उसके रिकवरेबल अमाउंट से, तो ही इंपेयरमेंट होता है। ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है वैल्यू इन यूज, और क्या कहते हैं एनएसपी विच एवर इज हायर, वो ये लगाएंगे। कहेंगे एनएसपी गिवन नहीं है, तो एनएसपी को हम एज्यूम कर लेते हैं जीरो और उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर दूसरी अजम्पशन। जो लॉजिकल थिंकिंग है वो क्या है? वो ये है कि साहब मेरी जो एसेट की वैल्यू आ रही है, क्या मैं उससे ज्यादा बेनिफिट फ्यूचर में अवेल कर पाऊंगा या नहीं? तो आंसर इज यस, आप कर पाओगे 5 लाख रुपए। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ केस ऑफ इम्पेयरमेंट, यहाँ पे इम्पेयरमेंट है ही नहीं। तो ना तो आपको ये लिख कर आना है कि हम एनएसपी जीरो एज्यूम कर रहे हैं, ना ही आपको ये लिख कर आना है कि आईसीए ने क्वेश्चन गलत दिया। आपको सिंपल सी एक ही बात लिख कर आनी है कि भाई साहब रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि हम एसेट से करेक्ट आंसर। recoverable amount means how much future economic benefit
कैन बी कवर्ड फ्रॉम द एसेट, फ्रॉम द एसेट। इन दिस केस we can recover benefits exceeding book value, therefore no impairment loss, therefore no impairment loss। और हमारा इसका मतलब एक कंक्लूजन और भी निकला कि इफ नोट, if value in use or net selling price is higher than carrying amount of asset, then no impairment, then no impairment। भाई अगर मैं यहाँ वैल्यू इन यूज की जगह 5 लाख रुपए जो मैंने लिख दी है उसकी जगह एनएसपी लिख देता तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। आप तब भी यही बात बोलते कि सर जितनी की वैल्यू है उससे ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है, तो आप कहाँ इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट चिल्ला रहे हो? देयर इज नो इम्पेयरमेंट। ठीक, बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक सेकंड, बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो जी, AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, पढ़ो जी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आपने AS 26 के वो नहीं बनवाए। ठीक है, मैं अभी बनवा दूंगा, देख के बाद बनवा देंगे। अब AS 28 शुरू हो गया तो चर्चा को रोकते नहीं है। एन एसेट इज सेड टू बी इम्पेयर्ड जब उसका कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, यानी कि कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है उसके रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट है। अब इसको रटना है तो आप रट लो, नहीं तो फिर मैंने आपको समझा भी दिया है। कैरिंग अमाउंट अगर कम है रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट नहीं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट शैल बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एसेट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। इस लाइन को अभी पेंडिंग छोड़ दो। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे कैलकुलेट करोगे इम्पेयरमेंट लॉस? तो सबसे पहले आप नेट सेलिंग प्राइस निकालते हो, फिर उसके बाद आप वैल्यू इन यूज निकालते हो, फिर रिकवरेबल अमाउंट क्या लेते हो, हायर ऑफ द अबव टू। फिर अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट है, और अगर कैरिंग अमाउंट बराबर होता है या कम होता है तो फिर इम्पेयरमेंट नहीं है। देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। 5वें नंबर का पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना चर्चा में। आओ जी, नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो आप ऑब्टेन करोगे फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इन एन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने अपने एग्जांपल में 5% लेस करी थी ना, ये उसकी बात कर रहा है। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू इसका मतलब होता है अगर आज बेच दे तो कितने मिलेंगे। इसका मतलब होता है अगर यूज करें तो कितने मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, जो भी आपने फ्यूचर के कैश फ्लो एस्टिमेट कर रखे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपको उसके एसेट के कंटिन्यू यूज से अराइज होगी, जो आपको एसेट के कंटिन्यू अराइज होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपकी एसेट की बैलेंस लाइफ बची है 5 साल और आपको लगता है कि हम इसको यूज करके इतने इतने कैश फ्लो जनरेट करा देंगे और 5वें साल के एंड में उसकी ये रिकवरी रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो इन सभी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आपको करनी पड़ती है।
और फिर आपका क्या निकल करके आता है, वैल्यू इन यूज निकल करके आता है। अभी तक के एग्जांपल में तो मैं आपको दे रहा था कि ये वैल्यू इन यूज है, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे जिसके अंदर हमें निकालना भी होगा। तो वो कैसे निकालोगे कि जो फ्यूचर पीरियड के कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं इंक्लूडिंग उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या जो भी रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें अगर निकालना है वैल्यू इन यूज तो हमें एक तो चाहिए कैश फ्लो, दूसरा क्या चाहिए, डिस्काउंट रेट। तो भाई एक तो ये एक्स वाली फिगर चाहिए और जिससे प्रेजेंट वैल्यू करोगे वो रेट चाहिए। डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रीड करने के लिए कर लो, ये एक प्री टैक्स रेट होता है। डिस्काउंट रेट इज नॉमिनल, तो कैश फ्लो भी नॉमिनल होंगे। नॉमिनल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। कि अगर भाई कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है तो डिस्काउंट रेट में भी इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं होगा। और अगर रियल है, रियल का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो कैश फ्लोज भी क्या होंगे, रियल होंगे। डिस्काउंट रेट जो है एसेट से रिलेटेड रिस्क को दर्शाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि जो मेरा प्लांट है, जो मेरा कैमरा है, उसके लिए अलग एसोसिएटेड रिस्क हैं कि आप इसको बहुत टाइम तक वीडियो के लिए यूज नहीं करते। कैमकॉर्डर होता तो उसको कर सकते हो। तो फिर उसके हिसाब से मुझे अपना रिस्क लेना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा। ठीक, डिफरेंट डिस्काउंट रेट आप अलग अलग पीरियड के लिए ले सकते हो। कैश फ्लो के लिए बातें क्या है कि भाई मोस्ट रीसेंट बजट आपको उठाना है और मैक्सिमम 5 सालों का ही पीरियड आपको लेना है। जो ग्रोथ है, जिस रेट से आप अपने कैश फ्लो को ग्रो अगर करा रहे हो तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट से एक्सीड नहीं करना। ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है, बट हम पढ़ रहे हैं कि कल को कोई एमसीक्यू आ जाए तो पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन इंक्लूड नेट कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट एंड कैश फ्लो एस्टिमेटेड टू बी ड्राइव फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहा है। नेट कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो लेस आउटफ्लो। आउटफ्लो के अंदर सभी की सभी कॉस्ट आ जाएंगी जो भी उस एसेट की वजह से होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं कैमरे का इस्तेमाल करके क्लासें बेचूंगा, तो कैमरे को चलाने के लिए अगर बिजली लगेगी तो बिजली की कॉस्ट भी आएगी। कैमरे को चलाने के लिए, क्लासेस को बेचने के लिए अगर और कोई कॉस्ट लगेगी तो वो भी उसके अंदर आएगी, तभी तो एसेट से नेट बेनिफिट निकल करके आएगा। ठीक। गुडविल वाली चर्चाएं हम बाद में करेंगे, ये तो फिर होगी एंट्री वाली बात, ये रिवर्सल वाली बात। बस जी, आओ जरा। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन यूज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑफ एसेट, और एनएसपी मींस करंट सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू करंट सेलिंग प्राइस लेट कॉस्ट टू। वैल्यू इन यूज इंक्लूड करेगा रेसिडुअल वैल्यू डज नॉट इंक्लूड रेसिडुअल। आओ जरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेमेंट पेमेंट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, Ergo Industry Limited gives the following estimate of cash flow relating to property, plant and equipment। वो नीचे खिसक गया।
डिस्काउंट रेट कितना है, 15% है। ईयर 2002 3 4, ये आपको क्या दे रखे हैं, कैश फ्लोज दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए ये आपको कैश फ्लोज दे रखे हैं, 2 3 4 5 6। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 कितनी है, 1000। तो ये आप वैल्यू इन यूज में कंसिडर करोगे, एनएसपी के अंदर इसको कंसिडर नहीं करोगे। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज कब करा था, 1 जनवरी 2000, इसके एक्स में 40,000 लैक्स का लाइफ है 8 ईयर की, और 31 दिसंबर 2001 को नेट एनएसपी कितनी है, 20,000। इसके अंदर ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20x1, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, और फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन भी आपको कंप्लीट करना है। वो कह रहे हैं 20XX इज द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 20x0। तो यानी कि XX जो है x0 से पहले आएगा। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब है सिंपल, कि पहले ईयर होगा 20x0, फिर होगा 20XX, फिर होगा 20x1। तो आपने एसेट कब खरीदी है, सॉरी XX है ना, गलत, XX यहाँ होगा, x0 यहाँ होगा। आपने एसेट खरीदी है XX में, 40,000 की यहाँ पे खरीदी है, और आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो। मोटा मोटा 2 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले भी आपको बताई होगी, आपको पेज नंबर डालने हैं। आपको क्या करने हैं, अपने रजिस्टर पे जब जब भी आप, जितना भी आप लिख रहे हो, उस पे पेज नंबर डालने हैं, टॉप पे ना, यहाँ पर, यहाँ पे आपको पेज नंबर डालते जाना। फिर आपको, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर, मैं तो लगभग सारे क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ, आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उस पर ऐसे लाइन डाल के पेज नंबर लिख के, वो वाला पेज नंबर यहाँ लिख देना। तो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, तो आपको पता होगा कि रजिस्टर के कौन से पेज नंबर पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे रिकवरेबल अमाउंट, और आप निकालोगे कैरिंग वैल्यू, और फिर आपका निकल करके आएगा क्या, इम्पेयरमेंट, क्या निकल करके आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज डेप्रिसिएशन। आप सिंपल, भाई आपको पता तो है ना आपको क्या क्या निकालना है, तो बस लिखते चले जाओ, अमाउंट बाद में लिख देंगे, क्या दिक्कत है। कैरिंग वैल्यू, लाइफ, और डेप्रीसिएशन, यही तो तीन चीजें आपको चाहिए होंगी। अब जरा आओ, कैल वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी रिकवरेबल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। उसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, वैल्यू इन यूज आप निकाल करके, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और अमाउंट। या 2 3 4 5 6, कैसे 1 4 5। कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो है 46684।
भाई आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से फ्यूचर के कैश फ्लोज देख रहे हो, इसलिए उसने आपको 02, 03, 04, 05 और 06 दिया। ठीक है, यहाँ पे जब आप खड़े होगे तो ये तो आपके लिए पहला साल ही होगा ना, ये वाला तो पहला ही साल होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो आप जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए पहला साल का फैक्टर, इसके लिए दूसरे, इसके लिए तीसरे, इसके लिए चौथे, इसके लिए पांचवे, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। और पांचवे में ही आपको क्या लेना है, उसका रेजिडुअल वैल्यू भी लेना है। कहाँ गया, 1000 लैक्स। रेट कितना है, 15%। आओ जरा, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.15, एक 0.870, दो 2.756, 2.658, 0.572, 0.497, 0.43, 4000 into 0.870, 348, 0.750,000, 45, 0.6 to 6,000, 3948, 0.578,000, 45, 76, 0.497 into 4,000, 19, 88.432 into 1,000, 430 का टोटल कर दो। 3480 प्लस 4536 प्लस 3948 प्लस 4576 प्लस 1988 प्लस 432, ये हो गया 18,096 आ गया। वैल्यू आ गया आपका 18,009। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कितना गिवन है साहब आपको, 20,000। और रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, इनका हायर। तो हायर क्या हो गया, 20,000। रिकवरेबल अमाउंट में जाके लिख दो ₹20,000, डाल दो वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। आपने एसेट कब खरीदी, तब आपने एसेट खरीदी 1 जनवरी 2000 एक्स को। 1 जनवरी 20XX को आपने परचेज करी, कितने की परचेज करी थी, 40,000। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, कितना आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 8 कर दूं क्या सीधा, यूजफुल लाइफ 8 है तो डिवाइडेड बाय 8 कर दूं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसने रिकवरेबल अमाउंट, उसने आपको रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1000 की रेजिडुअल वैल्यू है, तो वो माइनस करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद करो, 40,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 8 करा तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 4875, वैल्यू आ गई 40,000 माइनस 4875, 35,125। फिर ये वैल्यू कब आ गई, 1 जनवरी 20x0 को। फिर आपने फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करा 4875 का, वैल्यू आ गई 30,250। ये वैल्यू बुक वैल्यू कब आ गई, बुक वैल्यू ये आ गई 1 जनवरी 20x1।
20x1 की ये वैल्यू आ गई। और आप कहाँ पे खड़े हो, आप ये सब चीजें कहाँ निकाल रहे हो, 31 दिसंबर x1, तो अभी एक डेप्रिसिएशन आपको और माइनस करना पड़ेगा। माइनस डेप्रिस 48 माइनस 4875, तो 2575 वैल्यू आ गई, माइनस डेप्री वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 20x1, 25,375। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया भाई, एसेट की वैल्यू आ रही है 25,375, रिकवर सिर्फ करवा सकते हो 20,000 ही, तो 5,375 का क्या हो गया आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। चलो जी, रिवाइज डेप्रिसिएशन, मुझे जरा अच्छा, जो अब आपकी ये कैरिंग वैल्यू है ना, ये हो जाती है रिवाइज कैरिंग वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इतने का इम्पेयरमेंट लॉस आप एसेट में से रिड्यूस कर देते हो। तो ये आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे 25,375 की वैल्यू आ रही थी, माइनस हमने इम्पेयरमेंट हटा दिया होगा एसेट के अंदर से, तो अब वैल्यू कितने की आ रही होगी, 20,000 की। लाइफ आपको लेनी होती है, बैलेंस लाइफ आपको लेनी होती है। तो आप 20x से x0 पे गए 1 साल, फिर 20x0 से x1 पे गए 2 साल, तो हमारा डेप्रिसिएशन साल का क्यों आ रहा था। 31 दिसंबर x हो गया ये, फिर 31 दिसंबर एक्स एक्स, ओ हाँ, एक्स एक्स से x0, 1 सेकेंड, 1 जनवरी 20x0, ये हो जाएगा 31 दिसंबर टू, सॉरी, एक्स एक्स होगा ना, एक्स 0x0, फिर हो जाएगा 31 दिसंबर 20x, और फिर हो जाएगा 31 तो x1, और यहीं पे आप खड़े हो, तो 3 साल हो गए, ठीक आ रहा है। वो यार वो जनवरी की डेट है और ये एक्स एक्स है ना, तो 3 साल हो गए। तो 8 की लाइफ थी, 3 आपने माइनस कर दी, तो बैलेंस लाइफ कैसे निकालोगे, टोटल 8 की थी, 3 आपने माइनस कर दिए, तो 5। तो डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, डेप्रिसिएशन 20,000, माइनस करना मत भूल जाना, रेजिडुअल वैल्यू 1,000 की, डिवाइडेड बाय 5, तो 19,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,800 का आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन कहलाएगा, 3,800 का आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन कहलाएगा। हाँ, मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ, पहले इम्पेयरमेंट के कंसेप्ट तो ठीक कर लो। आओ जरा, 3800, 3800 आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन आ रहा है, और इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 5,375, इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 5,3, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, जो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, गिविंग यू गाइस सम टाइम, आप क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर, अभी कोई ब्रेक ब्रेक नहीं दे रहे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट एसेट कैरिंग अमाउंट कितना है, जिसका 100 लाख ऑन 31 मार्च 2001, द बैलेंस यूजफुल लाइफ, बैलेंस यूजफुल लाइफ की बात कर रहा है वो 5 ईयर है, आरवी कितनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5 लाख, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज उसने आपको दे रखे हैं, और क्या कहते हैं वैल्यू इन यूज उसने बोला है डिस्काउंट करना है 10% पे, और कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट, अगर एनएसपी कितना है आपका 60 लाख रुपीज का। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मैं चेयर पे बैठ जाऊं, कैलकुलेशन ऑफ
इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हो? आप कंपेयर करते हो रिकवरेबल अमाउंट को उसके कैरिंग अमाउंट से, और आपका निकल करके आ जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। अब आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन तो निकालना नहीं है, तो मैं सीधा निकाल रहा हूँ क्या, रिकवरेबल अमाउंट। पहले लेते हो क्या, वैल्यू ईयर्स कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, और प्रेजेंट वैल्यू या फिर अमाउंट भी लिख सकते, 1 2 3 5 साल है ना। कैश फ्लोज कितने हैं, 50 30 30 20 20। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे लेना है, 1/1.10, 0.91, 0.83, 0.75, 0.8, 0.91 इंटू 45.5.83 इंटू 30, 24.9.75 to 30, 22.5.68 into 20, 13.6.62 into 20, 12.4, 13.6, 22.5, 24.9, 45.5, तो 118.9, तो वैल्यू न्यूज़ कितना निकल आया, 118। पी आप क्या निकालते हो, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस में आप क्या लेते हो, आप लेते हो 6 लाख रुपये। तो रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना निकल करके आएगा, इन दोनों का हायर, रुपीज 118, फिर आप यहाँ लिख दोगे रुपीज 118 फिर आप क्या निकालोगे, और यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, फिर आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। प्लांट कब खरीदा था, कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, 100 लाख का आ रहा है, कहानी खत्म हो गई। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, ₹0.9, 18.9 का आपका क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। आओ जरा पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग आप करते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट। रीवैल्यूएशन में अमाउंट आता है अमाउंट अवेलेबल, प्रोविजन के अंदर आता है टोटल इम्पेयरमेंट लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है क्या,
बैलेंसिंग क्या आता है? बैलेंसिंग कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो भी आपका टोटल इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अगर आपके पास रिवैल्यूएशन में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन से हटा देना और बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाल देना? प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट सपोज आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 1000 रुपीज का और आपका रिवैल्यूएशन में जीरो है, अमाउंट है ही नहीं रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपका इम्पेयरमेंट हुआ है लेट सपोज 800 रुपीज का और आपका रिवैल्यूएशन के अंदर 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो P&L में कितना आ जाएगा? 600 रुपीज। सिंपल। अच्छा, किसी को अगर जर्नल एंट्री से ना समझ आता हो, एक मिनट, बीइंग इम्पेयरमेंट बुक्ड, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप जब लिखोगे एसेट साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें से जो भी आपकी कैरिंग वैल्यू होगी लेस प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट जो आपने बुक करा है वो माइनस करके दिखाना होगा। ये प्रोविजन जो है ये मैं लिख देता हूँ, shown as reduction from asset and should not be shown on liabilities। तो लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिखाना, एसेट में से रिड्यूस करके दिखाना होता है आपको। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी अपन ने यहाँ पे बना दिया। जिन लोगों को ये वाली बात जनरल एंट्री से समझने में दिक्कत हो रही है तो वो भाई ये भी लिख सकते हैं, तो वो आप ऐसे समझ लो नोट में अल्टरनेटिव, क्योंकि ना फिर बाद में क्वेरी पूछते टोटल इम्पेयरमेंट लॉस इसमें से उड़ा दो क्या? इसमें उड़ा दो रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी रीवैल्यूएशन रिजर्व, और आपका बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने चार्ज करना। आओ जरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये अपन ने कर लिया। जी लिमिटेड एक्वायर करता है मशीन ऑन 1 अप्रैल कितने रुपए की? 700 करोड़ से 7 करोड़ की। दे हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। मशीन को कब एक्वायर करिए? 1 अप्रैल 2000 के अंदर। डेप्रिशिएट करना है स्टेट लाइन बेसिस पे और कोई भी आरवी वो कैरी नहीं करती। ऑन 1 अप्रैल 2004 को कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन को रीअसेस करा गया। कैरिंग वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू को रीअसेस करा गया, जो FE होते हैं ना उनको रीअसेस करा गया और वो निकल करके आई 5.10 करोड़। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन जो था हमने उसको क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन रिजर्व आया होगा, हमने उसको यहाँ डाल दिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 6 कंडीशन इंडिकेटिंग इम्पेयरमेंट, कंडीशन दिखी इम्पेयरमेंट की of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakh, और इम्पेयरमेंट का अमाउंट और जो रिकवरेबल हो रहा है अमाउंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कितना है? 79 लाख। आपको कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस मशीन का और शो करना है कि कैसे ये लॉस ट्रीट होगा इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। वो कहता है जी लिमिटेड हैड फॉलोड the policy of writing down revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from the revaluation। याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में करा था रिवैल्यूएशन रिजर्व। दो तरीके की अकाउंटिंग फॉलो हो सकती है। नंबर 1 कौन सी? कि आप जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मैं दिखाऊं आपको? हाँ सर दिखा दो, आज आप दिखा ही दो। ये देखो जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप जर्नल रिजर्व से निकाल सकते हो या फिर आप जो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन को जर्नल रिजर्व से ना निकाल के उसको जब सेल हो तो उसको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करो। दो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है फॉर रिवैल्यूएशन। ये रही AS10 provide choice to entity either to do the following। ऑप्शन नंबर A ट्रांसफर एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन टू जनरल रिजर्व, तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व हो जाएगा।
If the asset sold, then balance in reserve shall be transferred to general reserve. Option number B, do nothing for additional depreciation but transfer revaluation reserve to general reserve when asset is sold. तो इस कंपनी ने जी लिमिटेड ने ये वाला ऑप्शन चूज करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा रिवैल्यूएशन की वजह से उसको आपको हटा देना है रिवैल्यूएशन रिजर्व से और कहाँ डाल देना है, जनरल रिजर्व के अंदर डाल देना है। ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 7 सर, नंबर लाइन बना दो, थोड़ी आसानी हो जाए। चलो 1 अप्रैल 2010। बच्चा पूछ रहा है सर नंबर लाइन डेबिट पड़ जाती है फिर पेपरों में कैसे करें? पेपर में बना लेना, क्या दिक्कत है? कोई रोक तोड़ना है आपको? वर्किंग नोट में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मो शर्मी में काम नहीं चलता, ठीक है, बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर लाइन तो है, कोई बम थोड़ा ना फोड़ दोगे वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ईयर 2000 के अंदर आपने क्या करा? आपने एसेट खरीदी 7 करोड़ की। लाइफ कितनी है? 7 ईयर की है। और डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 1 करोड़ का डेप्रीसिएशन हो गया। फिर चलते चलते आप आ गए 1 अप्रैल 2004 में, यानी कि 31 मार्च 2004 आ गया आपका। तो ये हुआ 31 मार्च 01, फिर हुआ 31 मार्च 02, फिर हुआ 31 मार्च 03 और फिर हुआ 31 मार्च 04। और आपने डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करा? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़। और वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एसेट की? 7 माइनस 4, तो 3 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एसेट। फिर आपने कहा कि हमने जब रीअसेस करी फेयर वैल्यू 1 अप्रैल को, तो कितनी आई? 5.1 करोड़। तो अगले ही दिन रात 12 बजते ही आपने फेयर वैल्यू कितनी निकाली? 5.1 करोड़। तो बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया 2.1 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 31 मार्च 2006 में, तो आगे कहाँ समय बढ़ा? 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006 में आपने फिर से रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाला होगा। अभी मैं ना रफली कर रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपरली भी करेंगे। रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाला होगा। अब बताओ रिवाइज डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे? जो रिवाइज वैल्यू है, रिवाइज वैल्यू कितनी है सर? 5.1 करोड़ की रिवाइज वैल्यू है। बैलेंस लाइफ कितनी बची हुई है? बैलेंस लाइफ बताओ जी। रिवाइज डेप्रिसिएशन के लिए आपने निकाला रिवाइज कैरिंग वैल्यू, तो वो आ गई 5.1। फिर निकाली क्या? रिवाइज लाइफ। रिवाइज लाइफ कितनी है? 1 2 3 4, 4 निकल गए 7 में से, तो बचे 3। तो रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना आया? रिवाइज डेप्रिसिएशन आया 5.1 डिवाइड बाय 3, 1.7। तो आप कितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? 1.7, 1.7। लेकिन जो उसने अकाउंटिंग पॉलिसी ले रखी है, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो क्या कर रखी है? वो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल रहे हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले होता था 1, अब हो रहा है 1.7, तो 0.7 इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? इतना है, और डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 0.7। दोनों तरीके से आ सकता है। और ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना है? 1, रिवाइज कितना है? 1.7, एडिशनल कितना है? 0.7, 0.7। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना आपका 0.7, ये आप निकाल दोगे किससे? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। तो आपने यहाँ पर एंट्री करी, क्या एंट्री करी? यहाँ पर आपने एक एंट्री यहाँ पे करी, क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू जर्नल रिजर्व, कितना? 0.7, 0.7। फिर यहाँ पर भी करी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 0.7 टू जर्नल रिजर्व
0.7 ये आपने एंट्री करी दोनों सालों में। रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये दोनों बार डेबिट हो गया, तो बताओ यहाँ पर आपका बैलेंस इन रीवैल्यूएशन कितना आ रहा होगा? सर बैलेंस इन रीवैल्यूएशन आ रहा होगा 2.1 माइनस 0.7 माइनस 0.7, तो 0.7 का ही बैलेंस आ रहा होगा, 0.7 का ही बैलेंस आ रहा होगा यहाँ पर रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। मैं लिख देता हूँ, रीवैल्यूएशन बैलेंस आ रहा होगा 0.7, कितना आ रहा होगा? 0.7 का। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा हमारी यहाँ पे रिवाइज कैरिंग अमाउंट था 5.1, फिर हमने दो बार डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 1.7 का, तो 5.1 माइनस 1.7 और माइनस 1.7 क्या आ जाएगा? 5.1 माइनस 1.7 माइनस 1.7 क्या आ जाएगा सर? 1.7 का। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? सर रिकवरेबल अमाउंट हमें सवाल में कितना गिवन है? 79 लाख। तो 0.79 करोड़ में चल रही है ना फिगर, इसलिए। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया? सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट है हमारा 1.7 करोड़, रिकवरेबल अमाउंट है हमारा 0.79, तो 1.7 माइनस 0.79 तो 0.91। जिसको रटना है वो ऐसे समझ ले भाई साहब, ये ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो देयरफॉर इम्पेयरमेंट हो गया। अगर उल्टा होता, कैरिंग अमाउंट कम होता, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होता, तो इम्पेयरमेंट ना होता। तो कितने का इम्पेयरमेंट हो गया? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट 0.91 का इम्पेयरमेंट हो गया। ये इम्पेयरमेंट सबसे पहले किससे माइनस होगा? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस होगा 0.70। बैलेंस पी एंड एल में कितना जाएगा? पी एंड एल में जाएगा 0.21 का, पी एंड एल के अंदर 0.21 का किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा 0.2। ऐसे फॉर्मेट में भी करेंगे, पहले इसे समझ लो कि ये हुआ कैसे। सर रिपीट कर दो। तो 1 अप्रैल को आपने परचेज करी थी 7 करोड़ की मशीन, जिसकी लाइफ कितनी? लाइफ थी जिस 7 ईयर्स की, डेप्रिसिएशन था 1 करोड़। तो 4 साल बीते, 1 2 3 4 4 साल बीते, तो आपने 4 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब करंट कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 3 करोड़ की करंट कैरिंग वैल्यू आ रही है। आपने मार्केट में चेक करा, फेयर वैल्यू कितनी है? 5.1 करोड़ की फेयर वैल्यू है। तुरंत रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक कर दिया 2.1 करोड़ की। अकाउंटिंग कैसे होगी? या तो ग्रॉस मेथड या फिर एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, दोनों ही केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्रेडिट में आएगा ही आएगा। फिर आपने कहा चलो आओ निकाले रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो आपने कहा अब कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.1। 7 में से 4 साल निकल गए, तो बैलेंस लाइफ बची 3, तो रिवाइज लाइफ कितनी है? 3। अगर वो मेरे को बता देता ना कि हमने लाइफ भी चेंज करी है, तो मैं यहाँ पे वो वाली लाइफ लेता जो क्वेश्चन ने बताई है। रिवाइज लाइफ कितनी हो गई? 3 की। रिवाइज डेप्रिसिएशन कितने का आ गया? 1.7। कैसे आया? 5.1 डिवाइडेड बाई 3। फिर मैंने आगे के सालों में कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करा? 1.7 का मैंने माइनस करा। अकाउंटिंग पॉलिसी ले रखी है, क्वेश्चन ने आपको बताया रिवैल्यूएशन रिजर्व की। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तब भी आप यही मानते कि यही वाली अकाउंटिंग पॉलिसी ली होगी। उसमें हमें क्या करना होता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से हर साल माइनस करना होता है, और हम ये वाली एंट्री उसके लिए डालते हैं। तो हमने कहा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है, तो उसका बड़ा सिंपल था, पहले है 1, अब हो गया 1.7, तो 0.7 का एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो 0.7 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। दूसरा तरीका क्या है? जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको बैलेंस लाइफ से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आप अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से हर साल निकालते गए निकालते गए निकालते गए, और आपका रिवैल्यूएशन का बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1.7 माइनस 0.7, तो 0.7 का आपका रिवैल्यूएशन का बैलेंस बचा हुआ है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका कितना बचा हुआ है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट सर आपने रिवाइज वैल्यू लिखी थी 5.1, उसमें से 1.7 का डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी हमारा 1.7 का बचा हुआ। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन ने आपको बताया 0.7 है, तो अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है 0.91। तो रटना है वो ऐसे रट ले, जिसको समझना है कि भाई मेरी एसेट आ रही है 1.7 की, मुझे बेनिफिट मिलेगा 0.79 का, तो मुझे एक लॉस हो गया 0.91 का, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लॉस को बुक करो, तो मैंने 0.91 का लॉस बुक कर दिया।
जब मैं ये लॉस बुक करा तो भाई पहले जो बैलेंस निकलता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकलता है वो निकाल दिया 0.7, बैलेंस कहाँ डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया बैलेंस। बताओ जी इतनी बात समझ में आती है? ले लो भी, पहले ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो वी विल बी हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो वी विल बी हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। चलिए जी, तो ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं अपना ये वाला सवाल सॉल्यूशन। परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट्स 7 करोड़। मैं ऐसे लिख रहा हूँ रुपीज इन करोड़, ठीक है। तो 7 करोड़ की परचेज कॉस्ट है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, डेप्रीसिएशन, कितने सालों का, और डेप्रीसिएशन फॉर 4 इयर्स। वो कैसे माइनस करा भाई, 7 करोड़ की कॉस्ट है और कितने सालों की, 7 की लाइफ है और हमें 4 इयर्स का डेप्रीसिएशन चाहिए, तो वो निकल कर के आया 4 करोड़। और इससे क्या वैल्यू आ गई, इससे वैल्यू आ गई 3 करोड़ की, क्या आ गई, नेट बुक वैल्यू 3 करोड़, लेकिन नेट बुक वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू देखी 5.1 करोड़ की, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ गया, 2.1 करोड़। फिर रिवाइज कैरिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, कितनी हो गई, वो हो जाएगी 5.1, क्योंकि अब आपने उसको फिर रीवैल्यू कर दिया तो वो यही वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस लाइफ कितनी बच गई, बैलेंस लाइफ बच गई 7 की 3, 4 की यूज हो चुकी है तो 3 की बैलेंस लाइफ बच गई। तो रिवाइज डेप्रीसिएशन कितना आया, रिवाइज डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था, 1.7 का आया था ना, 1.7 का रिवाइज डेप्रिसिएशन आया। फिर बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स कितनी होगी, वो होगी भाई साहब आपकी करंट बुक वैल्यू 3 माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स, कितनी आएगी भाई, 1 साल का है 1.7, तो 2 का कितना हो गया, 3 पॉइंट, सॉरी ये तो 5.1 है ना, मैं 3.4, 5.1 माइनस 3.4, ये हो गया 1.7 की आपकी क्या होगी रिवाइज बुक वैल्यू। एंड रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, ये आपको गिवन है 0.79 करोड़ का। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया, माइनस 0.79, 0.91 का। इसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर कितना जाएगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व था आपका 2.1 का, और 2.1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 ईयर्स का आप बोले गए थे अपना जनरल रिजर्व के अंदर, तो ये बच गया कितने का, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 माइनस, तो 0.7 का ये बच गया। तो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, 0.21।
चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, 0.21 आपका चार्ज टू। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 ईयर अगो फॉर ₹150 लाख और डेप्रिशिएट करता है इट एट 10% पर एनम ऑन स्टेट लाइन बेसिस। एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट हैज रीवैल्यूड द एसेट एट ₹75 लाख। भाई साहब उसने 4 साल पहले खरीदा था और चौथे साल के एंड में उसने 75 पे उसको रीवैल्यू कर दिया और लॉस आया रीवैल्यूएशन पे जो उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया। और ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन वाले दिन ही मार्केट प्राइस कितने का था, 67.5 लाख का, और एक्सपेक्टेड डिस्पोजेबल कॉस्ट है 3 लाख की। आपको बताना है इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा। देन द फेयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज कितना है, 60 लाख। वैल्यू इन यूज कितना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रीवैल्यू करोगे, फिर उसके बाद आप इम्पेयर करोगे। हमेशा ध्यान रखना, पहले रीवैल्यू होता है फिर इम्पेयरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इम्पेयरमेंट के लिए ना कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है, और कैरिंग वैल्यू कहाँ से आती है, कैरिंग वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन ही आती है, इसलिए इम्पेयरमेंट बाद में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। 4 साल पहले खरीदी थी 150 लाख की, 10% पे डिप्रिशिएट करना है, तो परचेज कॉस्ट कितनी, 150 लाख की माइनस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फोर 4 ईयर्स, कितना हो जाएगा जी, 150 का 10%, 4 सालों के लिए 60 हो गया ना। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 90 लाख की कैरिंग वैल्यू आ गई। फिर उसने कहा कि चौथे साल के एंड में रीवैल्यू करके 75 लाख हुआ, तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 75 लाख। तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया कितने का, 15 लाख रुपए का रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। ये कहाँ चला जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाता है। अब रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 लाख रुपीज, क्योंकि आपने एसेट को रीवैल्यू कर दिया। अब रिकवरेबल अमाउंट निकालोगे, रिकवरेबल अमाउंट में एक होगा वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कितना है आपका, वैल्यू इन यूज है 60 और एनएसपी, वैल्यू इन यूज है 60 और नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 67.5 माइनस 3, 64.5, विच एवर इज हायर, 64.5। तो इम्पेयर ये आपका हो गया 64.5। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा, 75 की एसेट की वैल्यू है, इस्तेमाल करके सिर्फ 64.5 ही मिलेंगे। तो बताओ कितने का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, 10.5 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। और ये कहाँ जाएगा भाई, मुझे जरा बताओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने का है, सर है ही नहीं, तो सारा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट, 10 प्रोविजन फॉर इम्पेयर 10.5, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और इसका क्या लेना है, हायर लेना है। आई होप आपको फीस से आप ले रहे होगे, रट्टों से नहीं ले रहे होगे। 75 की एसेट थी, एसेट की वैल्यू है, और 80 रुपीज का बेनिफिट आप फ्यूचर में रिकवर करा सकते हो, रिकवरेबल अमाउंट 80 है। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस इज निल। तो आपको अगर रट्टा है तो रट्टा मार लेना, अदरवाइज आपको मैंने कंसेप्ट भी दे दिया। तो 10.5 इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। आ गया, thus the impairment loss 10.5 should be recognized in account immediately। वो कह रहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व था ही नहीं, तो इसलिए सारा का सारा इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल के अंदर ही चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, वीनस लिमिटेड हैज अ फिक्स्ड एसेट जो कैरी करता है बैलेंस शीट में 31 मार्च को एट 500 लाख, एज एट द डेट ऑफ वैल्यू इन यूज कितना है 400 लाख और एनएसपी कितना है 375। तो ये कैरी ही कर रहा है, 31 मार्च को कैरी ही कर रहा है। आपको इम्पेयरमेंट लॉस बताना है, जनरल एंट्री बतानी है, और कैसे इम्पेयरमेंट लॉस बैलेंस शीट में दिखेगा वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ impairment loss, calculation of impairment loss, recoverable amount, carrying amount, और impairment loss, calculation of recoverable amount, कैरिंग अमाउंट उसने आपको कितना बता रखा है 500 का। वैल्यू इन यूज कितना है, वैल्यू इन यूज है 400 का और एनएसपी है 375, 400 हायर। 500 की एसेट आ रही है, बेनिफिट कितने का मिलेगा, बेनिफिट सिर्फ 400 तक का मिल सकता है, तो 100 रुपए का घाटा हो गया। मान लो यहाँ पे 600 आ रहा होता तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता, निल होता। मान लो यहाँ पे 500 आ रहा होता तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता, निल होता। क्यों सर, वैल्यू है 500 की, बेनिफिट मिलेगा 600 का, तो ये तो गेन हो गया, तो गेन आप दिखाते ही नहीं हो, तो ये निल होगा। फिर उसके बाद उसने कहा था एक्सट्रैक्ट भी बताओ। इम्पेयरमेंट लॉस आपका आ गया 100 का, जर्नल एंट्री करनी है भाई सबसे पहले। जर्नल impairment loss debit 100 to provision for impairment 100 being impairment charge। फिर उसके बाद जब भी कभी वो स्पेसिफिकली जनरल एंट्री पूछे तो दो जनरल एंट्री करनी है, ट्रांसफर करने की भी करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज या 100 लाख टू impairment loss 100 being amount transfer, being amount transfer, extract of balance sheet, asset, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। कितने का दिखेगा, 500 माइनस 100, 400 का दिखेगा। कैसे आया, 500 माइनस 100। अब ये एक्सट्रैक्ट है तो ये मैच तो नहीं हो पाएगा, और नोट भी बनाना है फिर। नोट पीपीई कैरिंग वैल्यू 500 प्लस प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट 100, तो ये आ गया 400। यह है नोट नंबर 1 और यहाँ पे डाल देना नोट नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले थोड़ा डाउट भी दे। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ होगा तो वो पीएनएल के अंदर चला गया होगा ना, तो इसका मतलब रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो किसको यूज करोगे? ठीक है, चलो, सब बातें ही कर रहे हैं उल्टी सी। हम आगे बढ़। गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर करता है सचिट फाइलिंग मशीन 1 अप्रैल 2001 को 60 लाख रुपीज। मशीन की लाइफ कितनी है? 6 ईयर्स की लाइफ है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1-2, अब 1 साल के बाद ही कैरिंग वैल्यू, 2 साल के बाद सॉरी, कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 41 लाख। The short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and still in working order at the close of financial year. मशीन की एक्सपेक्टेड फेच करना है कितना? 36 लाख। अगर बेच देते हैं, मशीन itself is not capable of generating cash flow, however small। ये भाई पेंडिंग छोड़ दो, अभी ये हमने कंसेप्ट डिस्कस नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 12 जो यहाँ पर है वो नंबर मिसिंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल आपको इम्पेयरमेंट, ट्रीटमेंट और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 56 लाख की। यूजफुल लाइफ है 10 ईयर की। सालवेज वैल्यू निल है। करंट कैरिंग वैल्यू उसने दे दी 27.3। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है? 3 ईयर्स की। रिकवरेबल अमाउंट है 12 का। और लास्ट ईयर आपने अपवार्ड रिवैल्यूएशन करा है। अपवार्ड रिवैल्यूएशन कहाँ गया होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो यानी कि 14 लाख रुपीज का रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास पड़ा होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ से निकालोगे? आपको क्या निकालना है? इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। जरा ध्यान से देखो, 27.30 का कैरिंग अमाउंट आ रहा है और रिकवरेबल अमाउंट आपका 12 है, तो 27.3 माइनस 12, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया कितने का? 15.3। बेटा, सब 27.3 की एसेट बैलेंस शीट में आ रही है और आप कहते हो कि हम रिकवर कराएंगे तो 12 लाख रुपए तक ही रिकवर करा पाएंगे, तो इसका मतलब 15.3 जो है आपका क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? 15.3 में से 14 जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में है वो आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस हो जाएगा कितना? 14। और बैलेंस जो है 1.3, ये कहां से माइनस होगा? ये माइनस होगा पी&एल अकाउंट से माइनस होगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी बताना है। रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी बन जाएगी? रिवाइज कैरिंग वैल्यू बन जाएगी आपकी 12। रिवाइज लाइफ कितनी होगी? रिवाइज लाइफ होगी आपकी 3। तो आपके पास करंट डेप्रीसिएशन आगे का कितना आ जाएगा? 12/3। कोई सालवेज वैल्यू है नहीं, तो 4 का आपका डेप्रीसिएशन रिवाइज आ जाएगा। अभी रफली करा है, फॉर्मेट में भी करेंगे, देखो जी। चलो, ये आंसर, ये गलत आंसर कॉपी हो रखा है। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना है? सॉरी, खाली कैरिंग अमाउंट लिखो, 27.3। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 12 का। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 15 ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस।
ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, टोटल लॉस कितना है 15.3 का, माइनस रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 14 का, तो 1.3 का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद उसने कहा था रिवाइज डेप्रीसिएशन भी निकालो, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज डेप्रीसिएशन, तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना है, वो आपका हो जाएगा तो करंट कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस 27.3 माइनस 15.2, जो कि हो जाएगा 12। रिमेनिंग लाइफ आपकी कितनी है 3 ईयर्स, साल्वेज वैल्यू 0 है, तो डेप्रीसिएशन हो जाएगा, डेप्रीसिएशन हो जाएगा 4 का डेप्रीसिएशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का क्वेश्चन है, ये यहाँ नहीं है, ये वहां पे भी डाल दिया गलती से, यहाँ पे भी डाल दिया। लगता है एडिटर से बात करनी ही पड़ेगी, उसको नौकरी से निकाल दूं, भाई इतनी गलतियां कर रखी हैं। AS28 में लगता है वो खुद ही इम्पेयर हो गया, बताओ इतनी गलतियां, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाल रखा, आंसर भी गलत डाल रखा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर क्लास ओवर कर देंगे, बच्चे कह रहे हैं बस करो हम थक। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मशीन को एक्वायर करती है जेस्ट लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2009, कितने रुपए का, 60 लाख रुपए का। उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 6 ईयर्स का उसका यूजफुल लाइफ है, और मशीन को डेप्रिशिएट करना है एसएलएन बेसिस पे, और कोई भी आरवी नहीं है। 1 अप्रैल 2022 को कैरिंग वैल्यू कितना निकल कर आता है 36 लाख। जो सरप्लस आया उसको कहाँ डाल दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डाल दिया। फिर 2024 में इम्पेयरमेंट हो गया और रिकवरेबल अमाउंट कितना निकल कर के आया 9 लाख। आपको बताना है लॉस ऑन इम्पेयरमेंट और शो करना है कि ये कैसे बुक्स में ट्रीट होगा। वो कहते हैं कि कंपनी फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय द इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन। तो वैसे तो हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है, बट मैं आपको फिर भी करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना फिर डाउट आता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ impairment loss and its treatment। परचेज कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 19 टैक्स। फिर आपने कब कैरिंग वैल्यू करी, 31 मार्च 2022, एक ही दिन का तो फर्क है, क्या दिक्कत है। माइनस डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, और डेप्रीसिएशन है कितना, लाइफ है 6 की, तो 10 लाख का डेप्रीसिएशन, -0 / 6, 10, 10 और 10, तो कैरिंग वैल्यू कितनी है ऑन 31 मार्च 2022, ₹30, ये आ गई मेरी कैरिंग वैल्यू। आगे बढ़ते हैं।
फिर आपने यहाँ पे फेयर वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू कितनी आ गई 6, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ गया, का आ गया रीवैल्यूएशन, रिवाइज कैरिंग वैल्यू फिर कितनी हो गई आपकी ₹36 हो गई, क्योंकि आपने रीवैल्यू कर दी। फिर उसके बाद ये कब होगी, ये सब हो गया रिवाइज कैरिंग वैल्यू ऑन 1/4/2022। फिर आपने रिवाइज डेप्रीसिएशन माइनस करा फॉर 31 मार्च 2023 और फॉर 31 मार्च 2024, वो कितना आएगा जी। तो आपकी बैलेंस लाइफ कितनी बचेगी, 6 में से 3 गया, 3 की आपकी बैलेंस लाइफ बचेगी, तो 36 माइनस सालवेज 0 डिवाइड बाय 3, तो 12 का एक डेप्रीसिएशन और 12 का एक डेप्रीसिएशन। तो कैरिंग वैल्यू ऑन 31 मार्च 2024 कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ₹12। यहाँ पर आपकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है, जो उसने आपको निकाल करके दी है 9 लाख रुपीज आपकी रिकवरेबल वैल्यू इज 9। ये सब इन लाख चल रहा है, 9 लाख रुपीज की आपकी रिकवरेबल वैल्यू है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा, 12 लाख की मशीन है, 9 लाख रुपए तक ही बेनिफिट देगी, तो 3 लाख रुपए का सर लॉस हो गया, माइनस जो आपका अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा होगा, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन, ओपनिंग बैलेंस आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना डाला था 6 लाख रुपीज का, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा होगा आपने 31 मार्च 2023 में भी करा होगा और 31 मार्च 2024 में भी करा होगा, कितना कितना अमाउंट करा होगा। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो, वैसे तो देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10 और 12, एडिशनल कितना हो गया 2 का एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 और 2, यहाँ पे वैल्यू कितनी बच गई, यहाँ पे वैल्यू 2 की, तो ये कितना आ जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 का आपका P&L ट्रांसफर लॉस। दूसरा तरीका क्या है, जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है 6 का, उसको बैलेंस लाइफ से डिवाइड कर दो, बैलेंस लाइफ कितनी है, बैलेंस लाइफ थी 3, वो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन करा होगा। तो P&L में कितना ट्रांसफर करोगे, 1 लाख रुपीज आप अपने P&L के अंदर ट्रांसफर करके 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका होता है समाप्त, और क्लास भी होती है अपनी समाप्त। इसके बाद इसके अंदर छोटी छोटी क्रिटिकल बातें रह गई हैं सीक्यू की, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट रह गया है गुडविल का इम्पेयरमेंट, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। होपफुली कल तक ये हमारा इम्पेयरमेंट का टॉपिक राइट ऑफ हो जाएगा, और पढ़ेंगे फिर आगे अगले चरण की तरफ, के अंदर हम सीखेंगे कि आज की दुनिया में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अभी आप टी फॉर्मेट पढ़ के आए होगे, बट आज की दुनिया में बैलेंस शीट ऐसी बनाई जाती है, ये है आज की दुनिया की बैलेंस शीट। अब अगले चैप्टर में आप मेरे साथ ऐसी बैलेंस शीट्स बनाओगे, और फिर जब ये बैलेंस शीट हम सीखेंगे तो और इन डेप्थ जाएंगे अपने कोर्स के, जैसे कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, और बढ़िया बढ़िया टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी क्वेश्चन मेरे, देखो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि आपको ना बाद में भटकना ना पड़े कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको होमवर्क नहीं देना, जो होमवर्क देता हूँ बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन होते हैं वही होमवर्क देता हूँ, और जो मैं कराता हूँ वो भी आपको घर पे करने हैं सॉल्व, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर करना है। ये मत सोचना, ये वहम मत सर मत डालना कि हमने कर लिया, हमें आता है, हम कंसेप्ट जानते हैं। देखो मेरी बात सुनो, खाली कंसेप्ट से पेपर पास नहीं हो सकता, खाली एग्जामिनेशन अप्रोच से भी पेपर पास नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर आपका कंसेप्चुअल होता है। एग्जामिनेशन अप्रोच अगर आप सोचते हो कि हम इनको रट ले, स्टेप्स को इस तरीके से करना है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवर और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट होगा, वो फॉर द टाइम बिंग तो याद हो जाएगा। लेकिन जब बाद में जाके इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा ना, अकाउंट्स का अलग, लॉ का अलग, टैक्स का अलग, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कॉस्टिंग अलग, FMSM अलग, बाकी चीजें अलग आ जाएंगी, तो फिर परेशान हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि बाप रे बाप इतना सारा याद करना है, फिर आपको लगेगा कि 1.5 दिन के अंदर कि कैसे रिवाइज होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर बच्चा फेल हो जाता। पास कैसे होना है, पास बैलेंस से होना है, बैलेंस अप्रोच,
जिंदगी ना तो ऊपर की तरफ है ना नीचे, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती कोई भी चीज, बैलेंस बना के चलना होता है। बैलेंस कैसे बना के चलना है, हम आपको कंसेप्चुअली, हम यहाँ पे क्यों टाइम लगा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म बैठ जाए, आपको कभी रट्टा ना लगाना पड़े, आपको कभी ये ना सोचना पड़े हायर था कि लोअर था। इसलिए हम आपके साथ कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फिर इस कंसेप्ट को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, मिनिमम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे। आप 3 घंटे के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्विकली लगा पाओगे, और आप जब उसको क्विकली लगा पाओगे तो आप अपने बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर पाओगे, कि आपको कंसेप्ट आता होगा और आपका माइंड बड़ा क्विकली काम कर रहा होगा उस कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप प्रैक्टिस, कंसेप्ट की प्रैक्टिस करोगे। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, कंसेप्ट की प्रैक्टिस होती, उसमें छुपे हुए कंसेप्ट के ऊपर जोर दिया जाता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उस क्वेश्चन में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वी शुड नो। उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपके हाथों को, आपके दिमाग को क्विकली सोचने की आदत होगी, तो आप 3 घंटे में परफॉर्म कर जाओगे, आपका कभी पेपर नहीं छूटेगा, एंड यू विल बी फील वेरी रिलैक्स कि हाँ साहब ऐसा भी कोई मारा मारी नहीं। ठीक है, तो ज्ञान इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, अभी के लिए इतना ही, बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।